नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं गीता आपके साथ और आप देख रहे हैं मेरे साथ स्ट्रेट टॉक। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा कई अर्थों में बहुत इंपॉर्टेंट। 2 वर्षों के बाद महासभा की ये ऐसी बैठक जहां पर तमाम विश्व के नेता इस वक्त जुटे हुए हैं और उनके बीच विभिन्न स्तरों पर लगातार बातचीत भी हो रही है। महामारी के कारण संवाद और संपर्क का टूटा हुआ सिलसिला फिर से बहाल हुआ है और साथ ही साथ विश्व व्यवस्था अपने पुराने रूप में भी लौट आई है। भारत समेत इस वक्त सभी देशों के लिए ये एक मौका आप कह सकते हैं, जब विश्व शांति के साथ साथ जलवायु परिवर्तन और उसके साथ महामारी आदि मसलों पर शीर्ष नेता विचार विमर्श लगातार कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पिछले 1.5 सालों में तकनीक के सहारे ही वर्चुअल तरीकों से ही ये चर्चाएं हुई हैं, जो शायद उतना ज्यादा अपना असर नहीं छोड़ पाती हैं। पर अब शीर्ष नेता जो हैं वो आमने सामने बैठकर बड़े ही विस्तार से अलग अलग आयामों पर गंभीरता से बातचीत भी कर रहे हैं। हम देखते हैं कि इस अवधि में अनेकों मामलों के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट हिंद प्रशांत क्षेत्र और अफगानिस्तान में बड़ी तेजी से स्थितियां बदली हैं और इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी और साथ ही साथ अन्य भारतीय प्रतिनिधि अन्य देशों के नेतृत्व विशेषकर क्वाड समूह के नेताओं को भी अपनी चिंताओं और विचारों से अवगत करवा रहे हैं। ऐसे बायलैटरल और मल्टीलैटरल संवाद की शायद आज जरूरत भी थी। आइए करते हैं शुरुआत आज के स्ट्रेट टॉक के, जिसमें बात स्क्वाड समिट की करेंगे, उसकी प्राथमिकताओं के साथ साथ उसकी आने वाली चुनौतियों की भी। अब दरअसल क्वाड की अनौपचारिक शुरुआत वर्ष 2004 में भारत में आई भीषण सुनामी के समय हुई थी, जैसा कि आपको भी याद होगा। और इसके बाद साल 2007 में जापान के तत्कालीन पीएम शिंजो आबे ने भी क्वाड की संकल्पना पर काफी उस वक्त जोर दिया था। जहां तक बात क्वाड के मकसद की है, ये चीन की बड़ी चुनौती पर लगाम लगाना ही था। और फिर साल 2017 में क्वाड को और ज्यादा मजबूती मिल गई और फिर अमेरिका की ट्रंप और अब बाइडेन सरकार जो है वो इसे लगातार बढ़ावा दे रही है। इस वक्त क्वाड के 4 सदस्य जो हैं उससे पहले मार्च में भी वर्चुअल शिखर बैठक कर चुके हैं और अमेरिका में ट्रंप के बाद बाइडेन के आने के बाद जापान ऑस्ट्रेलिया में नई सरकारों के गठन के बाद भी ये क्वाड की बैठक हुई है। नए लोगों का आना सरकार में उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। ये कहीं ना कहीं हमें दर्शाता है कि क्वाड में स्थायित्व है और आप कह सकते हैं कि ये कैसे आगे रहेगा, इसके अभी दूरगामी कहीं असर हैं। ये एक वास्तविक संस्था बनने वाला है और यहाँ पर सीधे तौर पर विशेषज्ञों का मानना है, विश्लेषकों का मानना है इस क्वाड समिट को लेकर कि क्वाड अभी भी अपने जड़ें जमा रहा है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान आपस में सहयोग करके लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उन्हें चीन के साथ जटिल संबंधों का भी एक डर आज जरूर सता रहा होगा। ट्रंप प्रशासन के दौरान ये तीनों ही देश चीन के प्रति चौकन्नापन पहले दिखा चुके हैं, लेकिन तीनों ने काफी हद तक चीन के साथ सीधे निपटना बेहतर समझा है। हालांकि ये तीनों ही देश इस बात पर जोर देते हैं कि क्वाड चीन के सैन्य ताकत के आज खिलाफ है। सबसे पहले आज जब हम क्वाड समिट की बात कर रहे हैं, इससे जुड़े जो सवाल हैं जिस पर हमारे व्यूअर्स भी अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, वो जरूर अपनी बात रखिएगा। इन सवालों पर आइए नजर डालते हैं। क्वाड समिट में प्राथमिकताओं चुनौतियों के साथ साथ सबसे पहले अमेरिका के लिए भारत के महत्व को आप कैसे देखते हैं? आप जानते हैं कि आज जो बाइडेन और पीएम नरेंद्र मोदी की भी बैठक हुई है। आप इनकी मुलाकात को कैसे देखते हैं? अमेरिका के लिए भारत के महत्व को आप कैसे देखते हैं? सवाल ये भी है कि उनका ये जो दौरा है, कूटनीतिक महत्व इसका बहुत ज्यादा क्यों बढ़ जाता है? क्यों लगता है इसका कूटनीतिक महत्व? क्वाड की सबसे बड़ी बैठक का चीन पर क्या लगता है आपको? किस तरीके का असर पड़ेगा? क्या चीन को ऐसे कोई फर्क पड़ता भी है? क्योंकि क्वाड समिट शुरू होने से पहले भी चीन का रिएक्शन सामने आया और उनका कहना रहा कि इस तरीके के संगठन को किसी तरीके का कोई समर्थन नहीं मिलेगा और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल ये है कि जब हमने ये आप के सामने सवाल उठाया कि भारत का महत्व आज आप किस तरीके से देखते हैं अमेरिका के लिए, इसी पर एक और सवाल कि भारत की जो भूमिका है, क्या आपको लगता है कि उसी पर ही क्वाड का जो भविष्य है वो टिका हुआ है? सवाल ये कि क्वाड पर अमेरिका की असल सोच क्या है? मैं चाहूंगी हमारे व्यूअर्स इस पर अपनी जरूर राय रखें
और इसके साथ साथ सवाल ऑकस को लेकर भी है और साथ ही साथ क्वाड को लेकर है। जब हम आज इन दोनों को कंपेयर करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये जब से पूरा 76वां संशोधन ये एडिशन शुरू हुआ है यूएनजीए का, और उसके बाद से हम देखते हैं कि अभी यूएन में भी तमाम बड़े लीडर्स का अभी एड्रेस होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी होना है 25 तारीख को, लेकिन हम देखते हैं कि एक तरफ ऑकस की चर्चाएं भी लगातार हो रही हैं और दूसरी तरफ क्वाड में आज हुई ये बैठक। क्या आपको लगता है कि चीन का सामना करने वाला ये जो ऑकस है, क्वाड की अहमियत को ये कहीं ना कहीं कम कर रहा है? इस पर आपके विचार क्या हैं? ऑकस में 3 देश शामिल हैं और जिसमें साफ तौर पर अमेरिका का भी कहना रहा कि इस ऑकस में ना भारत शामिल होगा और ना ही जापान शामिल होगा। आज जब हम चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए ही इस तरीके की सभाएं कर रहे हैं और इस तरीके की प्राथमिकताओं को रख रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि भारत को एक तरफ जब, क्योंकि भारत के साथ भी चीन के एक अलग तरीके के मसले हैं, अमेरिका के उसके अलग तरीके के हैं, लेकिन आज जब हम अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री की बात करते हैं, रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, चीन के बढ़ते ओवरऑल प्रभुत्व की बात करते हैं, क्वाड दरअसल उसी को लेकर ही है। चाहे आप बात कर लें ऑस्ट्रेलिया की, चाहे आप बात कर लें इंडिया की, या फिर आप बात कर लें जापान की या अमेरिका की, इन सबके जो मुद्दे हैं इसके साथ अलग अलग है। हालांकि आप आज हम उसकी बात भी करेंगे कि इन मुद्दों के तहत ही इन चारों देशों का एक साथ सामने आना। ऐसा लगता है कि एक तरफ चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए आप ऑकस बनाते हैं और फिर क्वाड भी हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है, देखा जा रहा है कि ऑकस जो है, ऑकस की जो चर्चाएं हैं, ऑकस का होना, इसकी जो प्राथमिकताएं, इसकी जो चुनौतियां, किस तरीके से चीन के प्रभुत्व को कम करना है 3 देशों को, वो कहीं ना कहीं क्वाड की जो उसकी अहमियत है, जो उसकी वैल्यू है, आज उसको कम कर रहा है। कि आपको नहीं लगता कि जहां आज भारत का क्वाड में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और डेफिनेटली अमेरिका चाहेगा कि उन हर मसलों पर भारत जो है वो उनका समर्थन जरूर करे, और ऐसे में हम ये जो बात है अपने व्यूअर से समझना जरूर चाहेंगे। क्या आपको भी ये लगता है कि ऑकस जो है वो कहीं ना कहीं क्वाड की अहमियत को कम कर रहा है? दूसरी बात ये है कि ऑकस के साथ साथ हम जब क्वाड पर अमेरिका का अमेरिका की जो एक सोच है वो किस तरीके की है, हम अपने व्यूअर से वो जरूर जानना चाहेंगे। और साथ ही साथ आज जब हम देखते हैं कि डेफिनेटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा वर्चुअली ना होकर अभी फेस टू फेस जो बाइडेन के साथ पहली मुलाकात हुई है, और ऐसे में सबसे पहले तो इस मुलाकात को लेकर ही हम अपने व्यूअर्स के जरूर पॉइंट्स जानना चाहेंगे कि उनका थॉट क्या रहा इस मीटिंग को लेकर, और साथ ही साथ अमेरिका के लिए भारत का आज महत्व क्या है तमाम बड़े मसलों को लेकर, चाहे वो आतंकवाद को लेकर हो, क्योंकि आप देखते हैं कि कमला हैरिस के सामने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई गई है कमला हैरिस द्वारा। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि कोविड-19 पर जो चर्चा, व्यापक चर्चा हुई है, जो बाइडेन के साथ भी हुई है, और उसके साथ साथ अफगानिस्तान में तालिबान के रूल को लेकर भी बातचीत हुई, और साथ ही साथ चीन के बढ़ते प्रभुत्व को लेकर भी, उसके विस्तारवाद को लेकर भी। ये तमाम अहम मसले जो इस पूरे के पूरे यूएनजे में भी छाए रहे, क्लाइमेट चेंजेस को लेकर भी, साथ ही साथ अब यूएन में भी छाए रहेंगे और साथ ही साथ क्वाड में भी छाए रहे हैं। इन तमाम मसलों पर हम भारत की जब एक अहमियत की बात करते हैं, उसकी वैल्यू की बात करते हैं, कितनी बढ़ जाती है और कितना जरूरी है अमेरिका के लिए भारत का ये यहाँ पर इन तमाम मसलों पर उसका रोल, आज इस पर हम बात कर रहे हैं। ओवरऑल हम मीटिंग की भी बात करेंगे, हम साथ ही साथ क्वाड की भी बात करेंगे, भारत के रोल की भी बात करेंगे, और ऑकस की भी बात करेंगे, क्वाड की भी बात करेंगे। इन सब पर मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स अपने जो राय हैं, अपने जो व्यूज हैं, वो हमारे साथ जरूर शेयर करें। ये सवाल तो हमने आपके सामने रखे, लेकिन कुछ और 2 सवाल भी हैं जिसको मैंने इंक्लूड तो नहीं किया, लेकिन आपके सामने वो सवाल मैं जरूर रखूंगी। सवाल ये कि क्या एंग्लो सेंट्रिक ऑकस जो है, ये माना जा रहा है कि इसकी अहमियत को कम तो कर ही रहा है, लेकिन क्या आप ये भी कहेंगे कि इसे चीन का विरोध करने वाले जो कई समान विचारधारा वाले देश है, उनका जो एंटी चेंबर है वो इसकी वजह से बढ़ जाएगा, उसका विस्तारवाद हो जाएगा? और क्योंकि हम देखते हैं कि अमेरिका जो है वो इन तमाम समिट्स की लीडरशिप इस वक्त कर रहा है,
और जो बाइडेन चाहेंगे कि ये ऐतिहासिक बने। सो क्या लगता है आपको, क्या जो बाइडेन की लीडरशिप इस पूरे के पूरे दशक को आने वाले वक्त में एक आकार देने में एक महत्वपूर्ण, एक क्रूशियल रोल अदा करेगी? डू कॉल अस, शेयर योर ओपिनियन विद अस। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। सो आज का दिन भी बड़ा खास रहा और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के साथ साथ चीन की नजरें भी इस मीटिंग पर जरूर रही होंगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बायलैटरल मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे थे और दोनों के बीच ओवल ऑफिस में ये बैठक होती है और दोनों की बॉन्डिंग भी आज देखते ही बनी है। बातों बातों में खूब हंसी ठिठोली की तस्वीरें भी सामने आई, वीडियो सामने आए और ये तब शबाब पर पहुंच गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें बैठने के लिए वो कुर्सी ऑफर की जिस पर कमला हैरिस बतौर उपराष्ट्रपति करीब रोज बैठती हैं। जैसे ही ये मीटिंग शुरू होती है, जो बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा कि उन्हें जिस कुर्सी पर बैठने के लिए कहा गया है उस पर तकरीबन हर दिन एक भारतीय अमेरिकी महिला बैठती हैं। जो बाइडेन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की ओर इशारा कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि उनकी मां साइंटिस्ट थी और भारत से शानदार प्रतिभा थी उनकी। बाइडेन से मिलने के लिए मोदी के व्हाइट हाउस में एंट्री करते ही व्हाट वी सी कि अमेरिकी राष्ट्रपति की जो खुशी है वो भी साफ झलक रही थी उनके फेस पे और उन्होंने मोदी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और दोनों की बॉन्डिंग भी कुछ कह रही थी। कहा जा सकता है कि ये कोई सबूत नहीं मांग रही थी। इस मीटिंग के दौरान हम देखते हैं कि जो दोनों का जॉइंट एक स्टेटमेंट भी आया। पीएम ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि इस दशक में आपके नेतृत्व ने हमें जो बीज बोएंगे वो भारत अमेरिका के साथ आगे पूरे विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटरी रहेगा। और बाइडेन ने कहा कि जैसा कि मैंने 2006 में ही उपराष्ट्रपति रहते हुए कहा था कि 2020 तक अमेरिका और भारत सबसे करीबी देश होंगे, उनका फर्स्ट स्टेटमेंट आया था। और बाइडेन ने भी कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में भारत अमेरिका संबंधों के जब विस्तार की बात आती है तो इसमें बीज बोए गए हैं। मुझे लंबे समय से विश्वास है कि अमेरिका और भारत संबंध हमें कई वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। बातचीत के दौरान दोनों के बीच ठहाके भी लगे और अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि वो भारत के साथ कोविड-19, जलवायु परिवर्तन और इंडो पैसिफिक मुद्दे पर काम करना चाहते हैं। ओवरऑल हमने इसी पर आज सवाल उठाया है कि जब आज लगातार दोनों लीडर्स की ओर से ही दोनों देशों के संबंधों की बात आ रही है, उन्हें बहुत आगे तक लेकर जाना है और उसके असर को भी दुनिया के सामने दिखाना है। आज वैश्विक तौर पर जो पूरी चुनौतियां बनी हुई हैं उसके तहत अमेरिका इज अ पावरफुल कंट्री और ऐसे में आपको क्या लगता है ये जो मुद्दे आज इस पूरे के पूरे समिट के दौरान उठाए गए हैं उसके लिए भारत का जो रोल है अमेरिका के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें आप भारत की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन अब जब हमने आज इन दोनों की बैठक की चर्चा की ही है और आपके सामने ये जानकारी रखी है, चलिए दोनों का जो स्टेटमेंट आया उसके जो कुछ अंश हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। क्या कुछ कहा दोनों ने अपनी मीटिंग के दौरान, जो बाइडेन ने क्या कुछ कहा और भारतीय प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। Well, all kidding aside, I think that the relationship between India and the United States, the largest democracies in the world, is destined to be stronger, closer, and tighter, and I think it can benefit the whole. Prime Minister and I are going to be talking today about what more we can do to fight COVID-19, take on the climate challenges that the world faces, and ensure stability in the Indo-Pacific, including with our own Quad partners. Of course, our partnership is more than just what we do. It's about who we are. It's rooted in our shared responsibility to uphold democratic values, our joint commitment to diversity, and it's about family ties, including 4 million Indian Americans who make the United States stronger every single day. राष्ट्रपति जी, सबसे पहले तो मैं मैत्रीपूर्ण और गर्मजोशी भरा हम सबका भारतीय डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। 2016 में और 2014 में मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला और उस समय आपने
भारत अमेरिका के संबंधों का आपका जो विजन है, जिसको आपने शब्दबद्ध किया था, वो वाकई बहुत ही प्रेरक था। और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। आपने भारत में बाइडेन सर ने के लोगों के सामने अपना डिटेल में जिक्र किया। आपने मेरे साथ भी इस बात का उल्लेख किया था। तो बाद में मैंने काफी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है, कागजात में लेकर के भी आया हूं। हो सकता है शायद उसमें से कुछ आगे का निकल आए, शायद आपको कुछ काम आए। एक्सेलेंसी, आज की हमारी ये बायोलेटरल समिट, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये दशक 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का ये पहला वर्ष, मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे, इस पूरा दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दूसरी ओर बाइडेन से मुलाकात के इतर अमेरिका में आज क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों की पहली इन पर्सन मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग के दौरान जैसा कि आपने भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखा है। और भारत की जो चिंता है इसीलिए भी लाजमी है क्योंकि क्वाड में शामिल देशों में भारत ही है जिसकी सीमा चीन से लगती है और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी है। माना जाता है कि क्वाड में भारत को अपने समुद्री हितों की सुरक्षा पर ध्यान देने की आज बेहद जरूरत है। ऐसे में भारत को कुछ कड़े सवाल उठाने की जरूरत भी है कि क्वाड समुद्र से जुड़े उसके हितों को कैसे सुरक्षा दे सकता है, क्योंकि हिंद महासागर में चीन कई सालों से चुनौती बना हुआ है। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि क्वाड के जो बाकी 3 देश हैं वो भी चीन की नीतियों को लेकर आज काफी चिंतित हैं। और यही वजह भी है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को कंट्रोल करने के लिए यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने पिछले हफ्ते ही सुरक्षा समझौता किया। और हालांकि इसमें भारत, जापान शामिल नहीं है बल्कि अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने ये पार्टनरशिप की है। ये एक त्रिकोण इन तीनों देशों का बना हुआ है। फिर भी ये भारत और जापान के लिहाज से भी काफी अहम है क्योंकि ये सभी देश जो हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते दखल पर लगाम लगाना चाहते हैं। आज इस पर विश्लेषकों का मानना है कि क्वाड के उस फ्रेमवर्क में भारत के कुछ अहम मुद्दों का अब तक समाधान हुआ नहीं है। और इनमें से एक प्रमुख मुद्दा जो है वो चीन के साथ सीमा विवाद से ही जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन के निवेश को लेकर भी लंबे समय से भारत की चिंताएं जो हैं वो आज बरकरार हैं। चीन क्योंकि अब आप देखते हैं कि अफगानिस्तान में भी अपना दखल बढ़ा रहा है, पूरी तालिबान को हेल्प कर रहा है, फंड रिलीज किया गया है। ये भी भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा है। ये तीनों के तीनों जो मुद्दे हैं वो इस पूरे समिट के दौरान शुरुआत से लेकर अब तक उठाए गए हैं। 22 तारीख से जब ये शुरू हुआ है देखिए, और ऐसे में ये समिट, इस समिट में ये तीनों के तीनों मुद्दे जो है वो काफी मुखर रहे हैं। इन्हीं के तहत ही हम देखते हैं कि अभी यूएन में सभी लीडर्स का संबोधन होगा और उसके बाद अभी क्वाड मीटिंग में ये 4 राष्ट्राध्यक्षों की जो है वो बैठक हुई है, फिजिकल बैठक हुई है। और जो बाइडेन की, पीएम नरेंद्र मोदी की, इनकी बैठक होती है। और इससे पहले भी यूएनजीए में वैश्विक नेताओं का संबोधन रहा है। तो ये मुद्दे जो है वो वहां पर भी काफी ज्यादा मुखर रहे हैं। आज जब हम इस प्रोग्राम के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ भारत के रोल की बात कर रहे हैं, उसमें हम समझना चाहते हैं, अपने व्यूअर से ये समझना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो आज जब ये क्योंकि अब कुछ दिन रह गए हैं जब इस पूरे के पूरे समिट का जो है वो समापन भी हो जाएगा, लेकिन अभी यूएन में अभी तमाम इन बड़े लीडर्स का जो है संबोधन अभी बाकी है, प्रधानमंत्री मोदी का भी शामिल है। लेकिन अभी तक जो कुछ हुआ है उसमें हम समझना चाहते हैं कि जब बात आज अफगानिस्तान में बढ़ते तालिबान के उस कंट्रोल के साथ साथ अब चीन पाकिस्तान के प्रभुत्व की भी है कि किस तरीके से उनको ये लगातार फलने फूलने के लिए जो है वो एक
रास्ता दे रहा है और साथ ही साथ न सिर्फ भारत के लिए बल्कि ऑस्ट्रेलिया और जापान और यूएस इनके लिए भी चीन जो एक बड़ी सिरदर्दी बना हुआ है, भारत के लिए भी उतनी ही बड़ी सिरदर्दी है ये। और ऐसे में उनके प्रभुत्व को रोकने के लिए ही ये जो समिट का आयोजन किया गया है, उन सब में हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज इसमें भारत का जो एक रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है। ये जो बायलैटरल मीटिंग हुई है ये उसी के तहत ही हुई है। सो ये मुद्दे जो हैं वो उन राष्ट्राध्यक्षों के सामने उठाए गए हैं। सो इसके दूरगामी असर कितने लगते हैं, सबसे पहले तो भारत के इस रोल की ही बात हम समझना चाहेंगे। अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका जो है इस पूरे के पूरे समिट की मेजबानी कर रहा है, सो उनकी जो लीडरशिप है उसका असर आने वाले वक्त में क्या होगा, हम ये समझना चाहते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी समझना चाहते हैं कि भारत के महत्व की जब बात आती है तो ये कितना ज्यादा है और अमेरिका के लिए भारत आज कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन साथ ही साथ हम ऑकस की भी बात करेंगे और साथ ही साथ क्वाड की भी लगातार बात हो रही है। सो क्या आपको लगता है कि ऑकस ने कहीं ना कहीं क्वाड को अंडरमाइन करने की कोशिश की है आज के वक्त में? सो आपके अपने विचार क्या है? डू कॉल अस एंड शेयर योर ओपिनियन विद अस। देखिए, जहां तक बात हम आज क्वाड के इन तमाम 4 देशों की बात कर रहे हैं, चीन इसमें एक सबसे बड़ा जो है वो टेंशन वाला देश बना हुआ है और भारत के लिए चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत जो है वो एक सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक चुनौती है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में द्वीपों पर कब्जा किया हुआ है और वहां पर मिलिट्री जो एसेट्स हैं वो डेवलप किए हैं। चीन हिंद महासागर में ट्रेड रूट्स पर अपना असर बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है, जो भारत के लिए डेफिनेटली चिंता बढ़ाने वाला है। जहां तक बात अमेरिका की है, अमेरिका की पॉलिसी पूर्वी एशिया में चीन को काबू करने की है और इसी वजह से वो क्वाड को इंडो पैसिफिक रीजन में फिर से दबदबा हासिल करने के लिए अवसर के तौर पर इसे देखता है और ठीक इसी तरीके से वो ऑकस को भी देखता है। अमेरिका ने तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में रूस के साथ साथ चीन को भी स्ट्रैटेजिक राइवल कहा है। और जहां तक बात ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया को अपनी जमीन के साथ साथ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स, इन सब में चीन की जो बढ़ती रुचि है और साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज में उसके बढ़ते प्रभाव को लेकर ये ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी चिंता है। और चीन पर निर्भरता इतनी ज्यादा है आज कि उसने चीन के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक जारी रखी हुई है। और जहां तक बात चौथे देश यानी कि जापान की है, जापान जो है वो पिछले 1 दशक में चीन से सबसे ज्यादा परेशान रहा है, जो अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के लिए सेना का इस्तेमाल करने से भी नहीं झिझक रहा है। सो अहम यह है कि जापान की जो इकोनॉमी है वो एक तरह से चीन के साथ होने वाले ट्रेड वॉल्यूम्स पर डिपेंड है। सो इस वजह से जापान भी चीन के साथ अपनी आर्थिक जरूरतों के साथ साथ क्षेत्रीय चिंताओं में संतुलन को साध रहा है। सो इन चारों देशों की टेंशन का जिक्र मैंने किया। क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये 4 देशों का ही एक ग्रुप है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान है और इन चारों देशों के बीच समुद्री सहयोग 2004 में आई सुनामी के बाद शुरू हुआ और क्वाड का आइडिया 2007 में जापान के उस वक्त के पीएम शिंजो आबे ने दिया था। और हालांकि चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया पहले ग्रुप से बाहर रहा। फिर दिसंबर 2012 में शिंजो आबे ने फिर से एशिया के इस डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड का कॉन्सेप्ट रखा और इसमें चारों देशों को फिर से शामिल कर हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के देशों से लगे समुद्र में फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया। सो आखिरकार नवंबर 2017 में चारों देशों का क्वाड ग्रुप बना और इसका उद्देश्य भी इंडो पैसिफिक के समुद्री रास्तों पर किसी भी देश, खासकर चीन के दबदबे को खत्म करना था। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं, जो लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज बात स्ट्रेट टॉक में क्वाड समिट की हो रही है, साथ ही साथ उसकी प्राथमिकताओं के साथ चुनौतियों की भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हम बात यहां पर कर रहे हैं अमेरिका के लिए भारत के महत्व की और क्वाड में भारत की भूमिका पर क्या कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा भविष्य टिका हुआ है। क्योंकि माना जा रहा है कि भारत का क्वाड के साथ बने रहने का फैसला भी विशेष रूप से बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत क्योंकि दक्षिण चीन सागर को लेकर उतना चिंतित नहीं है जितना कि अन्य देश हैं। आज भारत चीन से लगती विवादित सीमा और हिंद महासागर में नौवहन की स्वतंत्रता को लेकर ज्यादा टेंशन में है। सो भारत जो है वो क्वाड सदस्यों में एकमात्र ऐसा देश है जिसकी जो जमीनी सीमाएं हैं वो चीन से लगती हैं।
अब भारत को एक संतुलनकारी भूमिका निभाने की यहाँ पर शायद जरूरत है और दोनों देशों के बीच सीमा पर हिंसक झड़प भी पहले हो चुकी है। सो आगे ये देखना बड़ा ही अहम है कि भारत आने वाले समय में ये पूरा जो खेल है वो किस तरीके से खेलता है, वो भी क्वाड के साथ रिश्ते बरकरार रखते हुए और एशिया को लेकर अपने रोल को ध्यान में रखते हुए। सो इसका ना केवल क्वाड पर बल्कि हम देखते हैं कि पूरे इलाके के भविष्य पर भी इसका असर पड़ेगा। खासतौर पर यह भी बड़ा देखना जरूरी है कि ताइवान के आसपास तनाव को लेकर भारत क्या भूमिका निभाता है, जो अभी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है। भारत ताइवान के तनाव को लेकर क्या भूमिका निभाता है, इसका भी क्वाड के भविष्य पर एक गंभीर असर जरूर पड़ेगा। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह भी है कि पीएम मोदी के इस दौरे का एक कहीं डिप्लोमेटिक जो सिग्निफिकेंस है वो ज्यादा है। हम इसे 3 पॉइंट्स में अगर समझें तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं सबसे पहला पॉइंट कि क्वाड में 4 देश हैं। हम इसके पॉइंट्स को आपके सामने जरूर रखेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार गीत जी, कल काफी मुद्दे हमने आपसे सुने जी सर, और बड़ा अच्छा लगा, और आज भी जो मुद्दे हैं उसकी कंटिन्यूएशन में तो समझना बड़ा आसान हो रहा है हमारे जैसे लिसनर्स के लिए। 2 खास बातें हैं जिनके बारे में मैं आपको कहना चाहूंगा। कल आपके मंच पे बात हुई थी कि देखिए मोदी जी की और कमला हैरिस की, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की जब आपस में मीटिंग हुई तो वाइस प्रेसिडेंट ने खुद से पाकिस्तान और टेररिज्म का मुद्दा उठाया था, इससे पहले कि मोदी जी उठाएं। मोदी जी ने सपोर्ट किया उस मुद्दे को, लेकिन कमला जी ने, मिसेस हैरिस ने खुद से ये मुद्दा सबसे पहले उठाया। गीत जी, आज आपकी टीम और बाकी जितने चैनल्स हैं सबने इस चीज को इतना हाईलाइट किया है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि मिसेस हैरिस ने इस चीज को पहले से इनिशिएट किया इस मुद्दे को, दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉपिंग टेररिज्म एंड टीचिंग लेसन टू पाकिस्तान एट दिस टाइम। और फ्यूचर की पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान और टेररिज्म के ऊपर सारे देशों को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। सो कल जो ये मुद्दा आपके सामने डिस्कस हुआ, आज सारे चैनल्स ने उस चीज को कंफर्म किया है कि वाकई ही मिसेस हैरिस का पहले से इनिशिएट करना जो है, इट एड्स टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द होल थिंग। हालांकि कल एक बड़ा अजीब सा कमेंट किसी ने किया कि वो हैरिस को इसलिए मोदी जी से मिलाया क्योंकि कोई नाराजगी है। नाराजगी नहीं, ये मुद्दा क्योंकि मिस्टर बाइडेन ने ऑलरेडी पहले से मोदी जी से डिस्कस किया हुआ था, तो उसकी कंटिन्यूटी में उन्होंने मिसेस हैरिस को कहा कि अब आप इसको फर्दर कीजिए, क्योंकि कल जो मीटिंग हो रही थी वो 1 to 1 जो टॉप लीडर्स की वो हो रही थी। तो इसलिए मोदी जी स्टिल स्टैंड्स द यूनिक पर्सनैलिटी जिसके साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट की भी और वाइस प्रेसिडेंट की भी मुलाकातें हुई हैं। अब गीची बात आती है, जैसे आज आपने प्रश्न किया है हमसे कि क्वाड और इसका ऑकस का आपस में, गीची मेरी समझ से तो इतना लगता है कि जो क्वाड है वो बेसिकली देखिए एक ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए है, मैरीटाइम नेगोशिएशंस के लिए है, उसमें एजुकेशन, हेल्थ और जो है इंडस्ट्री आ जाती है। जबकि ये ऑकस जो है, एक्चुअली इसकी जो इंटेंशंस है ऑकस की, वो है डिफेंस डील्स, डिफेंस नेगोशिएशंस, जो कि वो ओपनली नहीं कर सकते उस क्वाड में। उसका कारण देखिए, ये भी 3 अमीर देश हैं ऑकस में, और उसमें क्वाड में भारत को छोड़ के भी बाकी 3 अमीर देश ही हैं। भारत जो है वो उभरती हुई इकोनॉमी है, उसने भारत को इसलिए रखा है और इस मौके पे भी भारत को इसलिए सम्मान दिया जा रहा है कि भारत ने ये दिखा दिया है इन देशों को कि आप अभी जो कह रहे हो भारत वो कर रहा है।
चीन की विस्तारवादी नीतियां हैं, जबकि भारत की विकासवादी नीतियां हैं। ये अंतर है विस्तार में और विकास में। जी। इसी कारण से देखिए जी, आज जिन देशों को एक मजबूत इकोनॉमी, एक मजबूत देश की जरूरत है, वो भारत की तरफ देखते हैं। क्यों? हिस्टोरिकली मतलब अगर पिछले सैकड़ों साल भी आप देख लें तो भारत का हमेशा दुनिया में सभी देशों के साथ बड़ा स्पष्ट और बड़ा मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहा है। चीन की तरह धोखेबाज नहीं और पाकिस्तान की तरह खूंखार और बैक स्टैबर नहीं। इन दोनों को कंटेन करना बहुत जरूरी है, लेकिन कंटेन किस तरह से किया जाए? जी, चीन को कंटेन करने के लिए इनको इस वक्त इकोनॉमिक नीतियों की, ट्रेड पॉलिसीज की जरूरत है। चीन का आपने गला दबाना है, आज आप बंदूकों से करेंगे तो दोनों तरफ से जो है जोरा जबरदस्ती होगी। लेकिन चीन अगर घबराता है तो वो केवल ट्रेड पॉलिसी से और ट्रेड रेस्ट्रिक्शन से घबराता है। इसीलिए देखिए, जब जब भारत ने उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई या अमेरिका ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई, हमेशा चीन को तकलीफ हुई और चीन ने पलट के कुछ ना कुछ उल्टा काम किया। सो चीन को रोकने के लिए तो कूटनीति की जरूरत है, ट्रेड्स की, जबकि पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए जी डिफेंस डील्स की जरूरत है। क्यों? आज पाकिस्तान जो है वो तालिबानियों के साथ हमदर्दी जताने की कोशिश कर रहा है, जबकि अंदर की खबर ये है कि तालिबानी जो है वो पाकिस्तान से दूर हटना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के साथ उतना ही रखना चाहते हैं ताकि बॉर्डर पे क्लैशेस ना हो, वरना तालिबान दे डोंट वांट टू बी आइडेंटिफाइड विद पाकिस्तान, क्योंकि उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही। पाकिस्तान उनकी करता है सपोर्ट, पाकिस्तान जहां जहां उनकी रिकमेंडेशन करता है, आगे से तालिबानियों को दरवाजा बंद मिलता है। सर, तो तालिबान समझ गए। जी, तो गीत जी जो अपना ऑकस है वो डिफेंस के लिए है, उसमें पाकिस्तान, तालिबान, इनको कंट्रोल करना जरूरी है। आपने सर तालिबान की आपने सर यहाँ पर तालिबान की बात की है, अफगानिस्तान में तालिबान के इस पूरे कंट्रोल की बात हम ये भी समझेंगे इस पर, क्योंकि चीन की ज्यादा बात हो रही है, लेकिन हम यहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री के बाद हम ये भी देखते हैं कि अब देखिए, अब तालिबान को तो मान्यता चाहिए और लगातार वो यूएन में भी लेटेस्ट लिख रहा है कि यहाँ पर भी हमारे एक राजदूत हो जो यहाँ पर स्पीचेस दे, ये करे वो करे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन फिर भी मान्यताओं की जब बात आती है तो कोई भी देश अभी उस वक्त मान्यता देने के लिए उसको राजी नहीं है। जी हाँ, एक सपोर्ट चीन और पाकिस्तान की तरफ से जरूर मिल रहा है। सो मैं यहाँ पर आपसे ये भी जरूर जानना चाहूंगी कि आज जब दोनों देशों के लीडर्स की बैठक हुई है, बाइडेन और पीएम नरेंद्र मोदी की, सो आप अमेरिका यहाँ पर क्या चाहता होगा कि अफगानिस्तान में अभी तक इंडिया का जो रोल रहा है, क्या वो आगे भी वैसा ही रोल वो देखना चाहेगा? गीत जी बिल्कुल, क्योंकि भारत का पांव आज भी अफगानिस्तान में है, अमेरिका का पांव अफगानिस्तान में अब नहीं है। अमेरिका जिन हालातों में अफगानिस्तान से निकले हैं वो एक तरह से जिसको कहते हैं उसमें कड़वाहट बहुत थी, लेकिन भारत का तालमेल अफगानिस्तान के साथ, भारत का तालमेल तालिबान के साथ, उनके साथ अभी भी वैसा ही है जैसा 60 दिन पहले था। 60 दिन पहले अफगानिस्तान में इतनी गर्मा गर्मी थी, इतनी हिंसा थी, इतनी उस वक्त वहां अनिश्चितताएं थी, लेकिन उस वक्त भी भारत ने अपने जो काम थे, अपने जो प्रोजेक्ट्स थे 60-70 दिन पहले, वो तब भी करते रहे। वो तब बंद हुए जब उनकी तरफ से इशारा आया कि अपने नागरिकों को यहाँ से निकाल लो। जी उनकी इजाजत से हमने अपने टेक्नीशियंस हटाने शुरू किए वहां पे। तो हम जो तालिबानी अफगानिस्तान से निकले हैं वो तालिबान की मर्जी से निकले हैं। तो एक तरह से तालिबान को हमने एक पॉलिटिकल जिसको कहते हैं एक साथी समझा, हमने उनको दुश्मन की तरह से नहीं
ट्रीट अभी तक किया है। उनके साथ ठीक है। व्यवहार किया। और दूसरा गीती मैं याद कराऊं कि 6 महीने पहले बकायदा तालिबान से एक मैसेज भी आया था इंडिया को कि आपका हमारा संबंध तब तक ठीक ही रहेगा जब तक आपकी वो सोल्जर कोई सैनिक की मतलब डिफेंस इक्विपमेंट यहाँ पे ना आए। तो गीती वो सम्मान जो है तालिबान और अफगानिस्तान के मन में भारत के लिए ट्रेडिशनली वो रहेगा। वो आज से नहीं, वो 60 सालों से है। 60 सालों से मैं अफगानिस्तान को अच्छी तरह जानता हूँ। एक दफा मैंने आपके सामने आपके सम्मुख ये भी मैंने कहा था कि अफगानिस्तान से स्टूडेंट्स उनके जो मिनिस्टर्स थे वो एमएससी करने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे हिसार में, हरियाणा में। तो मुझे अफगानिस्तान के साथ तो थोड़ा सा जो है उनकी मेंटेलिटी का पता है। लेकिन जी आज सवाल ये है कि हम जो है अमेरिका के बनिस्बत बेहतर है अफगानिस्तान की नजरों में। नंबर 2, आज अफगानिस्तान के जमीन पे जैसा आपको भी ज्ञान है, आप ही से हमने सुना, $3 बिलियन के हमारे प्रोजेक्ट्स खड़े हैं। और अफगानिस्तान को ये पता है कि अफगानिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए इन प्रोजेक्ट्स का आगे बढ़ना जरूरी है। और पैसा है नहीं, और पैसा नहीं है, एक केवल भारत ही है जो अपनी तरफ से टेक्नीशियंस भी देता है और साथ में जो है सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है। इसलिए हाँ जी, इसलिए हमारा जो है भारत का जो सम्मान है वहाँ और है, और ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। को आज भारत की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज यही सवाल। अफगानिस्तान में भारत की जरूरत है और साथ में अफगानिस्तान को रिकॉग्निशन के लिए देखिए इन्होंने यूनाइटेड नेशंस का नाम लेके रिकमेंड किया। हाँ जी सर, मुझे ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकना पड़ेगा। यदि आप अपनी बात को आगे कंप्लीट रखना, पूरी करना चाहते हैं तो ब्रेक के बाद मैं सर आपको सुनूंगी। चलिए जी, काफी बात हो गई, मेरा ख्याल मैंने आपकी बात हाँ का जवाब बिल्कुल दिया। हाँ जी ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी चलिए, छोटे से ब्रेक के लिए जल्दी से रुक लेते हैं, यहाँ पर जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और स्ट्रेट टॉक में आज बात तो स्क्वाड समिट की हो रही है और तमाम उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम एक बार फिर से नजर दौड़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ पीएम मोदी के इस पूरे के पूरे दौरे का डिप्लोमेटिक जो सिग्निफिकेंस है, उसकी जो वैल्यू है, हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो कॉल लेने से पहले हम कुछ पॉइंट्स की यहाँ पर बात कर रहे थे, जिसमें हम सबसे पहले हम क्वाड के उन 4 लीडर्स की बात करें तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान इसमें शामिल है। और चारों देशों को अगर चुनौती का खतरा है तो सीधे तौर पर चीन से है। और इसीलिए चारों ही देशों के जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो वर्चुअल मीटिंग के बजाय फिजिकली वॉशिंगटन यहां पहुंचे। और दूसरा पॉइंट ये कि बाइडेन और कमला हैरिस दोनों ने ही क्वाड देशों के नेताओं से लगातार मुलाकात की है जब से पूरा का पूरा समिट शुरू हुआ। सो जाहिर सी बात है कि हिंद और प्रशांत महासागर में चीन जो दबदबा कायम करने की चालें चल रहा है, छोटे देशों को धमका रहा है, उसका सीधा मुकाबला अब किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट यह है कि पीएम मोदी इससे पहले 2 अमेरिकी राष्ट्रपतियों यानी कि बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी काम कर चुके हैं। सो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक भारत के प्रति वही रवैया अख्तियार किया है जो रिपब्लिकन ट्रंप का हुआ करता था। पिछले दिनों ही वॉशिंगटन पोस्ट ने भी लिखा था कि भारत को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स का जो रुख है वो अब एक ही है। ये जो मीटिंग्स में जो कुछ दोनों की ओर से कहा गया है वो इस बात को दर्शाता भी, सबसे बड़ा प्रूफ भी है। आज हम ये देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और बाइडेन की मुलाकात में क्या होता है, क्या बताया जाता है। इन सबसे परे हटकर नजरें तो चीन और पाकिस्तान की इसी पर रही होंगी, लेकिन आज अमेरिका क्या चाहता है? शायद अमेरिका ये आज चाहता है कि भारत जो है वो भविष्य में भी अफगानिस्तान में बड़ा रोल अदा करे। जब कॉल हमने लिया था तो ये सवाल हमने उनसे भी किया। हालांकि फिलहाल तो ये संभव क्या लगता है, अभी संभव लगता है, भले ही अमेरिका जरूर ये चाहता होगा और भारत ये करेगा भी, लेकिन ये अभी क्या संभव लगता है? ये हम इसीलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि इसके लिए सबसे पहले माना जा रहा है कि तालिबान हुकूमत जो अभी बनी है उसको तो कबूल करना होगा। और अब तक दुनिया के किसी भी देश ने उसे वो रिकॉग्नाइज नहीं दिया है, रिकॉग्निशन नहीं दिया है, मान्यता नहीं दी है। चीन, पाकिस्तान की नजर जो है वो अफगानिस्तान के प्राकृतिक सोर्सेस और खदानों पर है, जो क्लियर भी है। एक खतरा सिर्फ और सिर्फ ड्रग ट्रेड का है, जिसके लिए दुनिया जो है वो फिक्रमंद है। अब अमेरिका तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान के तमाम फंड्स पर रोक लगा चुका है।
हालांकि दुनिया के रिएक्शंस का डर इन दोनों देशों को भी है और यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान बातें तो बहुत आज कर रहे हैं, लेकिन तालिबान को मान्यता देने को आज तैयार तो ये भी नहीं है। हमने आज बात ऑकस के साथ साथ क्वाड की उस अहमियत की भी की है, लेकिन इस पर मैं अपनी बात तो नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पर उन पूर्व के रहे सलाहकारों और साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञों की बात इस पर जरूर रखूंगी कि उनका इस पर क्या विचार है। देखिए, माना जा रहा है कि लगभग 2 दशकों के बाद अमेरिका चीन के बीच संतुलन बनाते हुए, जिसमें क्वाड भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया आखिरकार 16 सितंबर को एक नए एंग्लो सेंट्रिक सुरक्षा डील ऑकस नाम की साझेदारी में शामिल हुआ है, जिसमें यूएस और ब्रिटेन है। और ऑकस साइबर एडवांस टेक्नोलॉजी और रक्षा के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की न्यूक्लियर सबमरीन पर भी समन्वय होगा। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के नेशनल सिक्योरिटी कॉलेज की एक प्रमुख हैं, जिनका मानना है कि ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति में यहाँ पर फिलहाल ये संकेत दिया गया है कि अब चीन के पास वापस जाने की जरूरत नहीं है। भले ही चीन ने ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा ही समुद्री शक्तियों के साथ एक तरीके का गठबंधन किया है। ये सवाल भी हमेशा अब तक उठता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने क्यों समुद्री शक्तियों के साथ गठबंधन किया। अब हम देखते हैं कि ज्योग्राफिकली अलग थलग पड़े द्वीप राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया को शायद ही कभी सैन्य रूप से धमकी दी गई हो। केवल दूसरे विश्व युद्ध में ही इसे एक छोटे से देश द्वारा सीधी धमकी दी गई। फिर भी बेहद धनी और बेहद सुरक्षित ऑस्ट्रेलिया ने साल 1900 से यूके और यूएस के ज्यादातर युद्धों में भाग लिया। और दिक्कत यहाँ पर यह है कि ऑस्ट्रेलिया में जो तटीय इलाके हैं वो ज्यादा हैं। एक छोटी सी आबादी है जो लगभग 2.4 करोड़ है, और अब अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया को समुद्र के रास्ते ट्रेड करना चाहिए और इस तरह अपने समुद्री इलाकों को सुरक्षित करना चाहिए। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक रणनीतिक समस्या भी पैदा करता है। ये अपने समुद्री इलाकों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए और अपनी इकोनॉमी की सुरक्षा की गारंटी के लिए बड़े सशस्त्र बलों को बढ़ाने और बनाए रखने की सिचुएशन में आज बिल्कुल नहीं है। यही सब इसके सभी विदेश नीति से जुड़े निर्णयों को प्रभावित भी करती है, और तभी ऑस्ट्रेलिया हमेशा से समुद्री शक्तियों के साथ साझेदारी करता रहा है, और पहले ये ब्रिटेन से, फिर अमेरिका से, लेकिन सिर्फ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना ही पर्याप्त नहीं है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को उनके युद्ध में उनका साथ देना पड़ता है। हालांकि समुद्री व्यापार पर ऑस्ट्रेलिया की जो निर्भरता है उसका अर्थ ये भी है कि वो किसी अन्य नौसैनिक शक्ति का विरोध नहीं कर सकता। इसीलिए चीन के उदय के साथ पिछले 2 दशकों में चीन के रूबरू ऑस्ट्रेलिया की जो पॉलिसीज है उसमें एक विकास हुआ है, जो अभी भी एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। अब क्वाड, जो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका के बीच एक अनौपचारिक सुरक्षा संरचना है, जिसकी उत्पत्ति ही इंडो पैसिफिक शब्द से हुई है। 9/11 के आतंकी हमले तक हिंद महासागर क्षेत्र आमतौर पर विदेशी ताकतों से मुक्त था, लेकिन 9/11 के बाद अमेरिका ने यहां अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाए हैं। हम देखते हैं कि दिसंबर 2004 जब सुनामी ने इन चारों देशों ने एक कोर ग्रुप बनाया था और इसने भारत में तत्कालीन जापानी पीएम शिंजो आबे के भाषण के साथ क्वाड के पहले पुनरावृत्ति के लिए आधार प्रदान किया। और इसके बाद साल 2006 में पूर्व भारतीय पीएम मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि पारस्परिक हितों के विषयों पर एशिया पैसिफिक क्षेत्र में जापान, भारत और अन्य समान विचारधारा वाले देशों के बीच संवाद करने की उपयोगिता के बारे में बात है। लेकिन फिर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड पहली बार 2007 में बना। एक कारण था कि अन्य देशों ने चीन के इस कथन को माना था कि क्वाड चीन पर निर्देशित एक नियंत्रण नेटवर्क था और उन्हें एक नए शीत युद्ध की आशंका थी। उस वक्त ओबामा प्रशासन ने इंडो पैसिफिक का इसे मेंशन कर एक सुझाव के साथ इसे शुरू किया कि इंडियन ओशन क्षेत्र अपेक्षाकृत कम लागत पर बढ़ते चीन के प्रभुत्व को, उसके कंट्रोल को बैलेंस करने के लिए आदर्श जगह है। और जापान ने जब अपने सेनकाकू द्वीपों का राष्ट्रीयकरण किया, तब से चीन ने अपनी वहां जबरदस्त गतिविधियां बढ़ा दी और आज तक बढ़ा रहा है। जापान ने अब तक ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं दिया, जवाब भी दिया है, जिससे तनाव बढ़ा है। और पीएम आबे ने उस वक्त क्वाड को सक्रिय करने का आह्वान किया था।
और हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उस वक्त के पीएम केविन रूड के जाने के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया और चीन के जो संबंध है वो बदल गए थे। सो टेंशन आज ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इसीलिए है और अमेरिका के लिए चीन को चुनौती देने के लिए इंडो पैसिफिक क्योंकि बेहतर जगह है और समय के साथ अमेरिका में ये धारणा है कि एशिया प्रशांत के बजाय इंडियन ओशन क्षेत्र चीन को चुनौती देने के लिए एक बेहतर जगह है। और स्टडी से ये पता भी चलता है कि अमेरिकी सेना दक्षिण पूर्व एशिया प्रशांत में चीन के साथ युद्ध जीतने में कैपेबल नहीं हो सकती क्योंकि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को कई पहलुओं में रणनीतिक लाभ मिला है और दक्षिण कोरिया और जापान दोनों जगहों पर अमेरिका के ठिकाने हैं और ये ताइवान के साथ भी जुड़ा हुआ। इसीलिए एशिया प्रशांत में कोई भी युद्ध जिसमें अमेरिका, जापान बनाम चीन शामिल है, ये ना केवल 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित आगे करेगा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी बिगाड़ेगा। दक्षिण पूर्व एशिया के ज्यादातर देश अमेरिका चीन युद्ध में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं और चीन को इंडियन ओशन में अपनी ऊर्जा, अपने संसाधन, अपनी पहुंच और व्यापारी समुद्री संरचना यानी कि इन लाइंस की सुरक्षा करनी है। यदि ऐसा नहीं होता तो चीन की अर्थव्यवस्था और आंतरिक स्थिरता जो है वो उसमें बाधा आएगी। सो इस तरह से भू राजनीतिक घटनाओं ने क्वाड को आज फिर से शुरू किया है, इसे ताकत देने की कोशिश की है। लेकिन क्वाड में समस्याएं पहले भी थीं। क्वाड के साथ 3 समस्याएं अब तक हैं। इसमें नाटो के आर्टिकल 5 के समान कोई सेक्शन नहीं है। जैसे नाटो के एक सदस्य पर हमला उसके सभी सदस्यों पर हमला है। क्वाड में शामिल होने के लिए हर सदस्य की अपनी प्रेरणाएं हैं और ये अनिवार्य रूप से क्वाड को किसी अन्य सदस्य, विशेष रूप से भारत के समर्थन में चीन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए प्रेरित नहीं कर सकती है। अमेरिका ने अब तक महसूस किया है कि भारत उसके मानकों के मुताबिक क्वाड में फिट नहीं बैठ रहा था। अमेरिका ये नहीं समझता था कि उसके नेतृत्व में चीन और अन्य के साथ उस स्ट्रगल में भारत फंस रहा था, जबकि भारत के अपने मुद्दों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा था। सो अब ऑकस जैसा कि स्पष्ट है क्वाड का एक व्यापक चार्टर है, जबकि क्वाड का फोकस के ऑकस का क्वाड का फोकस की अगर हम यहाँ पर बात करें वो उसका डिफेंस पर है। फिर भी ये देखा जाना बाकी है कि क्या एंग्लो सेंट्रिक ऑकस क्वाड की अहमियत को कम करेगा या फिर इसे चीन का विरोध करने वाले कई समान विचारधारा वाले देशों को एक एंटी चैम्बर बनने देगा। सो उम्मीद अभी फिलहाल यही है कि जहां तक बात ऑकस और उसके साथ क्वाड की है, हम इसी के साथ सिर्फ यहीं पर सम अप करेंगे कि आज जिस मकसद से तमाम क्वाड के जो लीडर्स हैं वो अपने अपने रिलेशंस को खासकर जब हम भारत और अमेरिका की बात करते हैं, जब अपने वो रिलेशंस को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश कर रहा है, पहले से ज़्यादा क्लोजर बनाने की कोशिश कर रहा है, पहले से ज़्यादा टाइटर बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर वाकई ही आने वाले वक्त में ऐसा होगा जैसे कि इसकी एक पिक्चर हमें उन दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग के बाद नजर आई है और जो उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, यदि वाकई ही ऐसा होता है सो पूरे वर्ल्ड को अभी फिलहाल जो उसके सामने एक वर्ल्ड चैलेंजेस बने हुए, जो वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, इन सबको दूर करने के लिए काफ़ी अच्छी भूमिका निभा सकता है। सो इसी नोट के साथ इजाजत ले रहे हैं। आज के स्ट्रेट टॉक में इतना ही। जस हिंदी के बाकी प्रोग्राम के लिए कीप वॉचिंग जस हिंदी। नमस्कार।